हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी भी बढ़िया जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए उसी तैयारी में एक और बूस्ट डालते हैं। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग कोर्स खत्म। एक वीडियो एक चैप्टर। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कैसे हम काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा है चैप्टर्स, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का अपना एक प्रोसेस है और मैनेजमेंट के हर एक प्रोसेस पे, हर एक फंक्शन पे आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया गया है। प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि हम चीजों को कैसे प्लान करते हैं। आज उसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे काम को ऑर्गेनाइज कैसे कैसे किया जाता है, किस किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, कैसे एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी जाती है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड किया जाता है। ऑल एंड ऑल सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहीं से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू में। मैंने आपको दिया ऑर्गेनाइजिंग इज डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग इज ऑपरेटिव फंक्शन। क्या ऑर्गेनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है? क्या ऑर्गेनाइजिंग फंडामेंटल फंक्शन है या आपका नन ऑफ दीज? तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजिंग हमारा फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज के लिए छोटे छोटे बारीक से बारीक पॉइंट को ध्यान देना होता है। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू इजी नहीं होते, बल्कि जहां पहले बच्चे 100 स्कोर करते थे, अब कहीं ना कहीं एमसीक्यू की वजह से वो 1-2 नंबर पीछे रह जाते हैं। सो एमसीक्यू इज लाइक कि आपको बेस्ट गेस करना होता है जो दिया है उसी में से। सो एमसीक्यू काफी डिबेटेबल होते हैं। सो इन चीजों का ध्यान रखोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलोगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग रिसोर्सेस। सबसे पहले आप अपने माइंड से चीजें डेवलप करो कि ऑर्गेनाइज करना है आपको। किसी को आपकी अलमारी बिखरी हुई है, आपकी अलमारीज को, आपकी बुक शेल्फ को आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कैसे करते हो? सबसे पहले ये देखते हो मेरे पास किस किस टाइप की बुक्स हैं। उस बुक्स के हिसाब से आप कॉलम डिवाइड करते हो। बिजनेस की बुक्स यहाँ रखूंगा, अकाउंट्स की बुक यहाँ रखूंगा, साइंस की बुक यहाँ रखूंगा एंड ऑल। तो ये क्या हो गया? ग्रुपिंग हो गया। अब ग्रुप बनाने से आपको फायदा क्या हुआ? आपको ये फायदा हुआ जहां आपकी बुक मिक्स एंड मैच थी वो एक बढ़िया तरीके से रखी गई है, देखने में चीजें समझ में आ रही है, कोई आपको बुक ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपने जहां पे ग्रुप बनाया उसको असाइन कर दिया, कोऑर्डिनेशन आपका बेटर हो जाएगा। तो यही तो है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अलग नहीं है। इट इन्वॉल्व अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड टास्क। रिसोर्सेज और टास्क को इस तरीके से अरेंज करना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम कम कॉस्ट के अंदर, कम टाइम में, मिनिमम रिसोर्सेस के साथ अचीव कर पाए। इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, दोनों टर्म में डिफरेंस मैंने फर्स्ट मैनेजमेंट की क्लास में भी बताया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस हम ऑर्गेनाइजिंग का देखने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं कि क्या क्या काम है, उन एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, हर एक ग्रुप का एक टास्क असाइन कर देते हैं और ये एंश्योर करते हैं कि हर रिसोर्सेज के साथ, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सबके साथ एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बने जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन ये एंश्योर करता है, क्यों करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन ये एंश्योर करने के लिए करी जाती है
कि जितने भी मेरी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, नेसेसरी रिसोर्स इंक्लूडिंग व्हाट, नेसेसरी रिसोर्स इंक्लूडिंग पीपल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, एक सही प्लेस पे हो और उनको सही इम्प्लीमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ की फीचर्स की तरफ, कुछ स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप? आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर 4 स्टेप प्रोसेस दिया है, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। इसको देख के घबराना नहीं, ये इतना बड़ा प्रोसेस कहां से आ गया, ये वही है, कुछ अलग नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करना, तो मैंने भी तो ये लिखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। उसी एक स्टेप को 2 स्टेप में लिख दिया, लेकिन मेरे को ये प्रोसेस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, दैट्स वाई मैंने ये न्यू स्टेप आपके साथ शेयर किए, पर कुछ अलग नहीं है। सेकंड क्या है आपका कि एक्टिविटी को ग्रुप करना, ग्रुपिंग, देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटीज को ग्रुप करना आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नाम दिया है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप जो आपका होता है, जब आपकी ग्रुपिंग होगी तो उनको आप असाइन कर दोगे ड्यूटी, जिस ग्रुप का जो काम है उसको आप ड्यूटी असाइन कर दोगे। यहां भी वही है कि आपकी जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट कर दिया, डेलीगेट करके एक रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश्ड कर दिया कि ए जो है वो सीनियर है, बी जो है वो जूनियर है। ए ने अपना काम बी को दे दिया, ए ने अपना काम सी को दे दिया, और इनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश्ड हो गया। उसी के हिसाब से जो रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश्ड हुआ है, रिसोर्सेस को एलोकेट कर देना। ए जो है वो प्रिंसिपल है स्कूल की, बी जो है वो टीचर है, सी जो है वो भी टीचर है। बी को पढ़ाने, टीच करने के लिए पेन चाहिए, पी को टीच करने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, बी को टीच करने के लिए बुक्स की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज बी को मिले, ये एंश्योर करेगा कौन, ए। तो यही तो है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेस को एलोकेट कर देना, जिस जिस टास्क के लिए, जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो उन्हें दे देना। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब सारी चीजें एलोकेट हो गई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, सबका काम फिक्स हो गया, सबको रिसोर्स दे दिए गए, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप। थोड़ा सा रिपीट करती हूं, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज को, क्लासिफाई कर देना एक्टिविटीज को, देन उन एक्टिविटीज को आप ग्रुपिंग करोगे, जो भी सेम वर्क है उनको, सेम यूनिट्स को एक साथ एक ही डिवीजन में ले आओगे, डेलीगेट कर दोगे अथॉरिटीज को, सबको उनका काम दे दोगे। अथॉरिटी देने से आपका एक रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश्ड हो गया। रिलेशनशिप बनने के बाद जिस वर्क, जिस डिपार्टमेंट को, जिस पर्सन को जिस चीज की जरूरत है वो रिसोर्सेज उन्हें एलोकेट कर दो, देन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यही है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अलग नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस के लिए, ताकि हमारे रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज हो सके, मिनिमाइज वेस्ट हो सके रिसोर्सेस का। क्लियर हायरार्की और अथॉरिटी के लिए जरूरी है। मेरे को ये पता है कि एक मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, एक मेरी मिडल लेवल मैनेजमेंट होती है, एंड एक मेरी लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिडल लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट है, एंड सेम विद लोअर लेवल। अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्टेब्लिश्ड कर दिया तो मेरे को उनकी हायरार्की पता चल जाएगी कि उस पर्सन के क्या क्या राइट हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और कैसे कैसे वो काम कर सकता है, कैसे हमारा यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करेगा, कौन पर्सन किसको कमांड देगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ एंड बट अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस आती हैं, देन वो इज अकाउंटेबल।
आंसर कौन देगा? उस प्रॉब्लम कोई भी अराइज हुई है तो उसका आंसर कौन देगा, अकाउंटेबल कौन होगा, उसके लिए भी हमारी हायरार्की सिस्टम जरूरी है। जब हायरार्की सिस्टम होता है, काम डिफाइन हो जाता है, तो एक पर्सन, ये कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। कि फॉर एग्जाम्पल, अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर जैसे हमें आई कार्ड बनाने का काम दिया, लाइक कि एक दो टीचर से उनको ये बोल दिया कि आप आरआर ले लो कॉलेज की और आप आई कार्ड बना दो सभी बच्चों के। अब उन टीचर्स ने क्या किया, हाफ ऑफ कार्ड्स को डिवाइड कर लिया और बोले मैडम मैं भी एमबीए के बना रही हूँ, थोड़ी सी जल्दी है, बच्चे आने वाले हैं, आप भी एमबीए के ही बना दो। और हुआ क्या, हुआ ये कि उस दो चार बच्चे हमारे ऐसे निकल गए, उस चार बच्चों के कार्ड ए मैम ने भी बना दिए और उन्हीं चार बच्चों के कार्ड जो बी मैम थी उन्होंने भी बना दिए। ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो जब अगर वो ऐसा करते कि 50-50 कार्ड डिवाइड कर लेते, 50-50 स्टूडेंट डिवाइड कर लेते, तो ना तो रिसोर्सेज वेस्ट होते, ना ही हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता। मतलब यहाँ पे क्या दिखा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं था वर्क। अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता। मेरे को ये पता है कि कल मेरे बीसीए वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है तो मेरे को सबको एडमिट कार्ड देनी है और मैंने अपने क्लरिकल पर्सन को बोल रखा है कि मेरे को एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी में आप दोगे। उन्होंने, जब मेरे को ये ही नहीं पता होता एग्जाम है या मेरे क्लरिकल को मैं इन्फॉर्म नहीं करती, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती टीम की और बच्चे सफर करते। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन आपको इंश्योर करती है कि आप कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। जब आप काम ऑर्गेनाइज करते हो तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है तो ओवर वर्क बर्डन नहीं रहता, आप नई नई चीजें इनोवेट करने के लिए आपके पास टाइम होता है। टाइम कैसे, इज लाइक अगर आपके पास आपका बुक शेल है वो पूरा बिखरा हुआ है, तो आप रोज एक बुक जो आपको 1 मिनट के अंदर मिल सकती है, उस बुक को ढूंढने के ऊपर डेली आप 10 मिनट लगाते हो। ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये 10 मिनट के अंदर आप कुछ और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ न्यू इनोवेशन कर सकते हो। ये क्यों हुआ, 10 मिनट क्यों लगे, क्योंकि हमारा वर्क ऑर्गेनाइज नहीं था। कंट्रोल को इंप्रूव कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ये देख सकते हो कि गलती करी तो अकाउंटेबल कौन होगा, पनिशमेंट किसको मिलेगी। समझ में आई ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, मेन, फंक्शनल एंड डिवीजन। बट हम 3 टाइप के और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक्स, टीम बेस एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। तो चलिए फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है उसमें होने वाले काम के बेसिस पे, उसमें होने वाले काम के बेसिस पे, उसमें होने वाले फंक्शन के बेसिस पे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम होते हैं, अब आप मेरे को ये बताओगे। स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं, हर बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल भी मेरा एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ही है। स्कूल में क्या काम होते हैं, स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, अपने स्कूल्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। टीचर्स को हायर करने के लिए एक आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, कौन से टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है, कैसा टीचर हमें चाहिए। नॉट ओनली टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी हायर करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। हर काम के लिए आपको यहाँ पे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस को मैनेज करने की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, तो ये सब ही तो फंक्शन है। हर एक काम के लिए जहां पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसको बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। मार्केटिंग का एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होगी। मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल होगा, एक मिडल लेवल होगा एंड एक लोअर लेवल होगा।
और ऐसे ही हमारे एचआर की एक पूरी की पूरी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सेम इसी तरीके से फाइनेंस में भी होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये पूरी की पूरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। समझ में आया? फंक्शंस के बेस पे जहां पे आपको आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें कि पुअर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी अलग हो जाती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है, कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका वहां यूज होता है जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट को ऑफर करती है या एक से ज्यादा सर्विसेज को ऑफर करती है या फिर एक से ज्यादा प्लेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। हम इसमें फ्रेंचाइजी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पे आपकी लोकेशंस होती है। या फिर अगर आपने नाम सुना हो वैश एजुकेशन सोसाइटी है, वैश एजुकेशन सोसाइटी है तो वैश के स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन पे लोकेट करते हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जो एक वैश पब्लिक स्कूल है, पूरा रोहतक में एक वैश पब्लिक स्कूल है, उसका खुद का एक सेपरेट यूनिट है, खुद का एक सेपरेट डिवीजन है। वो वहां पे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, अपने हिसाब से मार्केट करते हैं चीजों को, अपने हिसाब से फाइनेंस देखते हैं। समझ में आया? ये सुटेबल ही वहां पे है, ये थोड़ा सा बड़ा बिजनेस होता है, वहां पे सुटेबल होता है जहां पे आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ऑफर करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रीजन डिफाइन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो वैश पब्लिक स्कूल है, वीपीएस है, यहाँ पे मेरी मार्केटिंग की भी टीम होगी। जो वैश कॉलेज है यहाँ भी मेरी मार्केटिंग की टीम होगी। वैश गर्ल्स कॉलेज है उसमें भी मेरी मार्केटिंग की टीम आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ही नहीं होता, लैक का तो आप छोड़ो, बहुत ही कम कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, रेयरली कोऑर्डिनेशन इनका होता है क्योंकि अलग अलग डिवीजन है, सबका अलग अलग काम है, सिर्फ एक नाम सेम होता है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपका कॉम्बिनेशन है फंक्शनल एंड डिवीजन का। फंक्शनल और डिवीजन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर। यहीं पे मेरे को ये बताओ कौन सा आपका मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो वायलेट करती है आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सॉरी, फंक्शन नहीं, प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? आपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े हैं, आपने एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल पढ़े हैं। कौन सा प्रिंसिपल है जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता? वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट करो। और जिसको नहीं पता उसके लिए बता देती हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड आपने पढ़ा है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आपको ये बोलता है एक पर्सन को एक ही सुपरवाइजर जो है वो कमांड देगा। लेकिन यहां तो ये बोला ना, एम्प्लॉयज को रिपोर्ट करनी होती है फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोडक्ट मैनेजर को भी। अगर रिपोर्ट उन्हें करेंगे तो कमांड भी तो दोनों ही देंगे, गलतियां भी तो दोनों बताएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो नहीं होता। एडवांटेजेस है कि बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिसोर्स को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस वही आ जाएंगे कि कंफ्यूजन होता है, उसका काम करूं या उसका काम करूं, एक ने कहा ये सही है, दूसरे ने कहा ये गलत है। पावर का स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, अथॉरिटी का स्ट्रगल होता है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि कौन हायर अथॉरिटी पे है। ये है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका
टीम बेस्ड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता, जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है, मॉडर्न फिलॉसफी के बेस है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है, काम पूरा हो गया, यू आर सेपरेटेड। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो हमने कोलैबोरेट किया है एन नंबर ऑफ पर्सन के साथ, उसे बोला जाता है टीम स्ट्रक्चर। कोलैबोरेशन के लिए यूज होता है, कुछ न्यू इनोवेशन के लिए यूज होता है, फटाफट क्विक डिसीजंस होते हैं, किसी की कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि किसी की बहुत हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, नहीं, फ्लेक्सिबल होता है, इजी वर्क होता है, डिसीजन मेकिंग बढ़िया होती है, हायरार्की की कमी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी के पे बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्यों? वही अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लियरली हायरार्की है ही नहीं, बस ये है कि मिलजुल के काम कर रहा है कोलैबोरेशन के साथ। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके अंदर आपका एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और उसी के अंदर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर इस ज्यादातर आपको वहां देखने को मिलता है जहां न्यू बिजनेस होता है। न्यू बिजनेस जब होगा तो एक ही पर्सन होगा और वो ही सभी को हायर करेगा, कोई अलग से एचआर की टीम नहीं होती। फ्लैट स्ट्रक्चर है फ्यू मैनेजमेंट लेवल, फ्यू मैनेजमेंट मतलब एक ही मैनेजमेंट लेवल, दैट इज टॉप लेवल, मीनिंग देयर इज लेस हायरार्की। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के लेवल नहीं है बहुत ज्यादा, तो हायरार्की नहीं है। देन एम्प्लॉय आर मोरली डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीनियर मैनेजर। अगर आपने स्केलर चेन के बारे में पढ़ा है, जो कि आपका एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, तो उसमें क्या होता है, एक अथॉरिटी के तौर पे अगर आप मिडल लेवल मैनेजमेंट पे हो और अगर आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको बीच में जो भी आपकी हायरार्की के अंदर आते हैं उन सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से इस पर्सन तक बात नहीं पहुंचा सकते। तो लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको एडवांटेज मिलती है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, एम्प्लॉयज डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूजन कम क्रिएट होती है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिक्स होता है वो इसमें बहुत कम रहता है क्योंकि डायरेक्ट मैनेजमेंट तक बात पहुंच जाती है, मोर ऑटोनॉमी होती है एम्प्लॉयज को। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि नंबर ऑफ पर्सन है तो करियर ग्रोथ के चांसेस कम है, पोटेंशियल रोल एम्बिग्यूटी आ जाती है। समझ में आया? ये है आपके 5 के 5 स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब प्रिंसिपल पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बिल्कुल अलग नहीं है जो आप प्रिंसिपल मैनेजमेंट के पढ़ के आए हो। यूनिटी ऑफ कमांड आपने पढ़ा है, डिवीजन ऑफ वर्क आपने पढ़ा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ा है, सबसे मेन है यहाँ पे स्पैम ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आपकी एक सेपरेट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पूरी प्लेलिस्ट है 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज की, वीडियो को देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, अच्छा स्कोर हो जाएगा। लास्ट टाइम है रिवीजन का, इनसे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी। हम पढ़ते हैं अब स्पैम ऑफ कंट्रोल। स्पैम ऑफ कंट्रोल को हम स्पैम ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। स्पैम ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? स्पैम ऑफ कंट्रोल मींस कि एक सुपरवाइजर इफेक्टिवली कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। एक सुपरवाइजर इफेक्टिव तरीके से कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, दिस इज नोन एज स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक सुपरवाइजर है वो सिर्फ 2 ही पर्सन को कंट्रोल कर सकता है और वहीं पे एक सुपरवाइजर है जो 10 पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, तो ये क्या है? ये है वाइडर स्पैम ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज नैरो स्पैम ऑफ कंट्रोल। वाई वी से नैरो? अगर मेरे को यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 पर्सन की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को तो कितने सारे और सुपरवाइजर लेके आने पड़ेंगे, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, फिर और उसके नीचे भी 2, लेकिन ये वाइडर है एंड दिस इज नैरो।
स्पैम ऑफ कंट्रोल कितना होगा, वाइडर होगा, नैरो होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स के ऊपर। किस पे? एम्प्लॉय की स्किल के ऊपर, कि एम्प्लॉय अगर स्किल्ड है तो हम वाइडर स्पैम ऑफ कंट्रोल ला सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज के पास नॉलेज नहीं है तो मेरे को उसको पर्सनली सिखाना पड़ेगा, तो मेरे को नेवर स्पैम ऑफ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। साथ में जो आपका सुपरवाइजर है उसकी भी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। सुपरवाइजर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है मेरा कैसा स्पैम ऑफ कंट्रोल होगा। आपको जो उनसे टास्क करवाने हैं, आपका टाइप ऑफ टास्क क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेक्निकल वर्क है तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा वाइडर स्पैम नहीं रख सकती, लेकिन जस्ट आपका लेबर वर्क है तो मैं वाइडर स्पैम रख सकती हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, छोटा है, कितने मैनेजर्स की जरूरत है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपके स्पैम ऑफ कंट्रोल पे इफेक्ट डालते हैं। A narrow span of control means few subordinate, while a wide span of control means more subordinates. समझ में आया? ये प्रिंसिपल के ऊपर सेपरेट अलग से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज स्पैम ऑफ कंट्रोल एंड द फैक्टर अफेक्टिंग स्पैम ऑफ कंट्रोल, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन मीन्स कि डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल का आपस में कम्युनिकेशन बेटर हो, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो टर्म आती है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या देखा था? हमने ये देखा था कि यहाँ पे हम चीजों को असाइन करते हैं, हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटीज को। और हमने एक प्रिंसिपल अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? डिसेंट्रलाइजेशन। यहां है डिसेंट्रलाइजेशन भी आपका एक प्रिंसिपल होता है। पढ़ा है सबने प्रिंसिपल्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन, और हमने यहां पढ़ा क्या? डेलीगेशन। तो ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेलीगेशन मींस व्हाट? कि काम को डेलीगेट कर देना, दूसरों को दे देना। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का भी तो मतलब ये है जो सेंट्रलाइज्ड मेरा काम था उसको डिसेंट्रलाइज करके बांट देना। देन इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है डेलीगेशन, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर या लीडर असाइन कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज को, किसको? सुबॉर्डिनेट को। अपनी अथॉरिटी को भी असाइन कर दिया सुबॉर्डिनेट को। ये एलो करता है मैनेजर को कि वो अपने वर्कलोड को कम करे, वर्कलोड को शेयर करे और फोकस करे हाई लेवल के टास्क के ऊपर। वेयर एस ऑन दी अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में आपका कभी भी, एक सेकेंड प्लीज, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपकी कभी भी अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। लास्ट में जवाब आपको ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, टीचर ने क्या किया? टीचर ने हमें अपना काम मॉनिटर को दे दिया, क्लास को शांत करवाना, क्लास को चुप करवाना। टीचर ने मॉनिटर की ड्यूटी लगा दी, लेकिन मॉनिटर फेल हो गया, मॉनिटर क्लास को शांत नहीं करवा पाया, मॉनिटर क्लास को चुप नहीं कर पाया। प्रिंसिपल मैडम तक शिकायत द गई। प्रिंसिपल मैम तो टीचर को बुलाएगी कि क्लास में इतना शोर क्यों था। टीचर फिर ये नहीं कह सकती कि मैंने तो मॉनिटर को काम दे दिया था, क्योंकि ये डेलीगेशन है। सॉरी, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। टीचर ने मॉनिटर को काम दिया, ये डिसेंट्रलाइज्ड किया है वर्क को। यहाँ पे आप उसको चुप करवाने की अथॉरिटी दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो आपकी खुद की ही रहेगी, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का। डेलीगेशन के अंदर अगर आपने काम दिया है तो रिस्पॉन्सिबल भी वो पर्सन ही होगा जिसको आपने काम दिया था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो गए। ये डिफरेंस है सबसे मेन। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। की कंपोनेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक आपका राइट है जिसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो, रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो, डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो। अथॉरिटी वर्ड्स, अथॉरिटी इज योर पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है? आपकी पावर है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी ड्यूटी है। Responsibility is your duty, the duty to carry out the task or the duty assigned. Accountability क्या है? Accountability is your obligation. Accountability है आपकी obligation। कोई भी गड़बड़ हुई किसको पकड़ेंगे? आपको पकड़ेंगे। वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। जवाब कौन देगा? वो इज answerable for the performance और टास्क। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। प्रोसेस क्या है? हम चीजों को कैसे डेलीगेट करते हैं? सबसे पहले टास्क को असाइन करो, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम को तुम्हारा। टास्क देने के बाद उस काम को पूरा करने की उसको पावर भी दो। अगर वो काम पूरा करने की पावर ही नहीं दी तो वो तो फेल हो जाएगा अपने काम में, वो कर ही नहीं सकता। पावर देने के साथ साथ उनको रिसोर्सेस भी प्रोवाइड करो, जिस भी रिसोर्सेस की उन्हें जरूरत है। मॉनिटर एंड कंट्रोल करो रिसोर्सेस पे, एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कौन जवाब देगा। एडवांटेजेस क्या है डेलीगेशन की? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है इससे, एफिशिएंट यूज होता है आपकी टाइम का, कि मैनेजर का बर्डन कम हो गया, जो अनइफेक्टिव वर्क है हमने वो सबॉर्डिनेट्स को दे दिया। डिसीजन मेकिंग बढ़िया होती है, एम्प्लॉयज जो है वो डेवलप हो पाते हैं, एम्प्लॉय की तरीके का ट्रेनिंग मेथड भी है ये। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टाफिंग की होगी, आज ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट कल 7 बजे एग्जैक्ट 7 PM आपकी एक क्लास आएगी स्टाफिंग की, उसमें मैं आपको बताने वाली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है डेलीगेशन, डेलीगेट काम को डेलीगेट करने के कुछ चैलेंजेस हैं। ट्रस्ट नहीं होता कि ये काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। सुबॉर्डिनेट्स के ऊपर ही इतना बर्डन हो जाता है। यहाँ तो अपना मैनेजर बर्डन कम कर रहा है, लेकिन मैनेजर ने अपना बर्डन कम कर करके सारा काम ही सुबॉर्डिनेट को दे दिया। अब वो बेचारा सुबॉर्डिनेट ही ओवर बर्डन होगा, वो इफेक्टिव तरीके से काम कर ही नहीं पा रहा है। पुअर कम्युनिकेशन, जब इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन होता है टास्क या गोल को पूरा करने के लिए तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और वो इनएफिशिएंसी वर्क हमारा निकल के आता है। एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हैं। डेलीगेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जस्ट डेलीगेशन का मतलब है सिस्टमैटिक तरीके से डेलीगेट कर देना अथॉरिटी को। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्सेप्ट, जहां पे डिसीजन मेकिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट और ब्रांच और अपोज एडमिन कंस्ट्रक्टेड टू टॉप। ये चीज है, ये वो लाइन है जो डेलीगेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से अलग बनाती है। लास्ट में आंसर तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो मुंडी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की पकड़ी जाएगी, चाहे उन्होंने भले ही मिडिल लेवल को काम दे दिया। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्पायर डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी मिल जाती है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं हम, हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब लोअर मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है क्योंकि उनके पास पावर आ चुकी है, उनके पास उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो चुकी है। वाइडर स्पैम ऑफ कंट्रोल होता है, वाइडर स्पैम ऑफ कंट्रोल होने से मल्टीपल टीम्स हमारी क्रिएट हो जाती हैं, एक पर्सन के अंदर मल्टीपल स्किल्स क्रिएट हो जाती हैं।
डेलीगेशन हमारा जोग्राफिकल वाइज होता है, हमारे फंक्शंस के बेस पे हम काम को डेलीगेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेस पे काम को डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने टीचर्स को सब्जेक्ट डेलीगेट किए, ये तुम सब्जेक्ट पढ़ाओगे, ये सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगे, ये सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगे। पावर के बेस सॉरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेस पे, लाइक प्रोडक्ट सर्विसेज हमारे लिए क्या होता है भाई, हमारे लिए तो हमारे सब्जेक्ट्स ही हैं जो भी है। एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, इनोवेशन बढ़िया हो जाती है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं जब उनको पावर दी जाती है और मोटिवेशन के कारण उनकी एफिशिएंसी बढ़िया होती है और वो फ्लेक्सिबल तरीके से काम को कंप्लीट कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा तो डबल डबल चीजें मंगवानी पड़ेंगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो जाती है, सुपरवाइजर ने कुछ और डिसीजन लिया था, सुबॉर्डिनेट कुछ और डिसीजन ले रहा है। एग्जाम्पल आप रीड करेंगे। की डिफरेंस पढ़ के जाना सभी स्टूडेंट, छोड़ना नहीं है ये बिल्कुल भी। ये मैंने डिफरेंस आपको पैराग्राफ की फॉर्म में भी दिया है, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए तो भी ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम माय साइड।